Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और आर्यनियस ने कैसे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक समीकरण इक्वेशन निकाली। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का कैसे निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राफ की सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जाती है। बच्चों, आर्यनियस इक्वेशन आपको पता है कि क्या होता है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। के होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है आर्यनियस फैक्टर, एक्सपोनेंशियल में ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है और आर टी में आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो ये तो हो गई आर्यनियस इक्वेशन। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एन एल ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे पास आता है एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ब्रैकेट के खुलने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब ln को हटाकर इसे हम log 10 बेस में बदलते हैं। तो जब ln को हटाकर log 10 बेस में बदलते हैं तो ln 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन मिली है इस पूरी इक्वेशन में 2.303 का भाग दे देते हैं। मतलब हर टर्म के नीचे 2.303 का भाग दे देते हैं। जब इसके नीचे 2.303 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसके नीचे देंगे तो ये कट जाएगा और इसके नीचे 2.303 रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2.303 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी। बच्चों, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये जो इक्वेशन मिली है इसमें पता चलता है कि अगर हम लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप तो होता है वो इसके बराबर होगा और इंटरसेप्ट होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब अगर स्लोप की कोई वैल्यू निकालती है तो वो इसके बराबर आएगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू लॉग ए के बराबर आएगी। तो जो स्लोप निकलता है उसकी सहायता से हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान याद कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू आपको पता है। तो अगर स्लोप की वैल्यू में 2.303 इंटू आर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ग्राफ की सहायता से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ है और ये आपकी सरल रेखा आई। बच्चों, ई ए अपॉन 2.303 के आगे माइनस चार्ज है। माइनस की वजह से ही आपको ये पता चल रहा है कि जो सरल रेखा होती है ना, अगर पॉजिटिव होता तो सरल रेखा ऐसे मिलती, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इसका मतलब सरल रेखा ऐसे मिलेगी। तो अपने को सरल रेखा ऐसे मिली है, स्ट्रेट लाइन। तो जब इनके बीच में ग्राफ खींचा तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिली। स्लोप की वैल्यू जो होती है वो ई ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर होती है। तो इस स्लोप की सहायता से आप एक्टिवेशन एनर्जी का मान याद कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद कर ली जाती है। बच्चों, आपको पता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एक ही रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे कराई जाती है तो उस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग होगी, और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू याद करेंगे और उसकी सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू याद कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, T1 और T2 टेम्परेचर है, इस पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू K1 और K2 होगी। तो इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, log K1 ये T1 टेम्परेचर पे हो जाएगी इक्वेशन, log K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 प्लस log A। तो यहाँ पे ये साफ साफ पता चल रहा है कि
टेम्परेचर चेंज करने पर सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, रेट कांस्टेंट की। ना तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है, ना आरएनएस फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है। तो एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करने पर सिर्फ रेट कांस्टेंट बदलता है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। टेम्परेचर T2 है, उस पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, log K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303R ब्रैकेट में 1/T2 प्लस log A। तो ये हो गई दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की इक्वेशन। अब जो इक्वेशन 62 है, अगर मैं उसे 63 में से माइनस कर दूं, इसको इसमें से माइनस कर दूं, तो इक्वेशन आपके पास देखो क्या बन जाएगी, log K2 माइनस log K1 माइनस ए अपॉन 2303R ब्रैकेट में 1/T2 माइनस 1/T1। तो 63 में से अगर मैं 62 को माइनस करूं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। माइनस में अगर लॉग टर्म्स होती है तो उन्हें हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये टर्म हो जाएगी log K2 अपॉन K1 माइनस EA अपॉन 2.303R ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। तो ये जो है वो, अब चूंकि माइनस बाहर है, इस माइनस को हटा के मैं अंदर चेंज कर सकती हूँ। तो फाइनल जो इक्वेशन हमें मिलेगी दो अलग अलग टेम्परेचर पे, वो ये इक्वेशन मिलेगी। तो इस समीकरण की सहायता से भी एक्टिवेशन एनर्जी का मान याद किया जा सकता है। इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल की सहायता से आपको ये जो मेथड है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है दो अलग अलग टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 27 पे तो है 1.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और जो 37 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है 2.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्योंकि आपको इस रेट कांस्टेंट के आप यूनिट से भी पता लगा सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और दे भी रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, रेट कांस्टेंट की जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 दे रखी है। वही फार्मूला जो आर्हेनियस समीकरण से हमने निकाला था वो फार्मूला आप रख देंगे। आपने जो लास्ट फार्मूला निकाला था वो ये आया था। अब इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे। T1 की वैल्यू, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है उसको हम केल्विन में बदल देंगे। केल्विन के बदलने के लिए जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा होता है उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो 27 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा T1। T2 में अगर 37 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। R की वैल्यू दे रखी है, K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है। सारी वैल्यू अगर आपने रख दी और फिर इसको आप सॉल्व करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो आती है वो किलो जूल मोल इनवर्स में आती है 53.598 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर मेरे को इसे किलो कैलोरी में बदलना है किलो जूल को, तो मैं इसमें 4.184 का डिवाइड कर दूंगी। इस वैल्यू में अगर मैं 4.184 का डिवाइड करूंगी तो वैल्यू आपको किलो कैलोरी में आ जाएगी। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है, या कहीं से 4.2 जूल ले लेते हैं। तो अगर किलो जूल को हमें किलो कैलोरी में बदलना है तो हमें लगभग 4.2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जो सेकंड मेथड है उससे किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जनरली सेकंड मेथड से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों। इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी का मान दे रखा है और एक ताप पर रेट कांस्टेंट का मान दे रखा है और दूसरे ताप पर रेट कांस्टेंट का मान पूछा है। समीकरण वही लगेगा। T1 को आपने केल्विन में निकाल लिया 298 केल्विन, T2 को भी आपने केल्विन में निकाल लिया 273 जोड़ के 308 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, R दे रखी है, K1 दे रखा है, K2 आपसे पूछा है। समीकरण में आप लॉग जो है उसमें समीकरण में सारी वैल्यू रख देंगे, सिर्फ K2 की वैल्यू रह जाएगी और आप इसे सॉल्व करते हैं तो K2 की वैल्यू आती है 5.37 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मूले से एक्टिवेशन एनर्जी, हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी हो और आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले किसी ताप पे, तो ये इस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल से ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम देखते हैं बच्चों की केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का महत्व है क्या। अभी तक हमने बहुत बात कर ली कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है, सब बातें कर ली। लेकिन हमें इसका महत्व देखना होगा कि केमिकल एक रिएक्शन जो होती है उसमें इसका महत्व क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आर्यनियस ने बताया कि मान लो मॉलिक्यूल आपके हैं 1000, तो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ही परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग लेते हैं हम उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आपको आई बात समझ में, आपसे कोई पूछे कि सारे मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, केवल कुछ मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं और भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो बच्चों, आर्यनियस ने ये तो बता दिया कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन इसे हम बेटर कोलिजन थ्योरी से और अच्छे से समझ सकते हैं। कोलिजन थ्योरी बताती है कि जब दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन तब होगी जब उनके टकराने से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास आ जाए। अगर वो एनर्जी नहीं आती है तो रिएक्शन नहीं होगी, और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जुड़ी होती है। तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है उसमें अगर रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। तो कुछ तो टकराने से पहले ही मॉलिक्यूल्स के पास कुछ तो एनर्जी होती है खुद की, उसके बाद एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो एनर्जी मिल जाती है टकराने से तब तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ग्राफ से इसे आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगी, आप यहाँ पे ये समझ लीजिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस की जाए तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या होती है कि टकराने पर जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है उसके बाद जो वो एनर्जी गेन करते हैं और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो एक तरीके से बैरियर हो गया कि इतनी एनर्जी मिली तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी बैरियर होता है। जब तक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर लेते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इसे आप है ना ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बोला हुआ इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बच्चों, ये एक ग्राफ है एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा। ये तो है रिएक्टेंट की एनर्जी और ये है प्रोडक्ट एनर्जी, मतलब इतनी जो एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी की कुछ होगी 10, 20, 30 किलो जूल। तो ये जो एनर्जी है वो तो है रिएक्टेंट की एनर्जी और ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, पहली बात तो। अब जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की जो चाहिए होती है वो तो होती है यहाँ से, अगर मैं यहाँ तक मानूँ ना ये हाइट तक, तो ये तो जो होती है ना नीचे से लेके हाइट तक ये तो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस हाइट में से अगर मैं ये एनर्जी घटा दूँ तो बच्ची आपकी ये एनर्जी, सिंपल कौन सी एनर्जी बच्ची, ये। तो रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर हाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और मैंने ये बताया था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होती है। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी में से ये रिएक्टेंट की एनर्जी मैं माइनस कर दूं तो आपको क्या बन जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको आई बात समझ में। और ये जो पीक दिखाई दे रहा है ये एक एनर्जी बैरियर है, मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी तो उनके पास है, जब तक वो इतनी एनर्जी और गेन नहीं कर लेते और इस बैरियर को क्रॉस करने लायक नहीं हो जाते तब तक रिएक्शन नहीं होती। तो सारी जो कोलिजन होती है ना उससे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। जिन कोलिजन से इतनी एनर्जी मिल जाए और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके वो तो रिएक्शन में दे देते हैं। लेकिन अगर इस
कोलिजन से ये एनर्जी नहीं मिल पाती है तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। यही कारण है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, या मैं ये कहूँ कि सारी जो कोलिजन होती है वो इफ़ेक्टिव कोलिजन नहीं होती है। सिर्फ वही कोलिजन इफ़ेक्टिव कोलिजन होती है जिनसे मॉलिक्यूल टकराए और उनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो रिएक्शन को होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि जो वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है उसमें से जब रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस की जाती है तो उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी तो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की कम है, तो आपको साफ साफ लग रहा है कि कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एनर्जी निकल गई है तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम रही। अगर मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती और रिएक्टेंट की कम होती, तो वो कब पॉसिबल है? जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती, मतलब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते। तो ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में जो भेद होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपैरिजन से होता है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमने देख लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब तक मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी और नहीं आ जाएगी रिएक्शन कोलिजन के दौरान तो रिएक्शन नहीं होती। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिन्हें कि हिंदी में सक्रियण संकर कहा जाता है। जब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो प्रोडक्ट तैयार करने से पहले एक अवस्था आती है जिसमें कि पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन और पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब कुछ तो बंद बनने लगते हैं और कुछ टूटने लगते हैं। इस अवस्था को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप इसे एक एग्जांपल द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। ए बी की रिएक्शन सी डी से कराते हैं तो ए सी और बी डी बनते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ए सी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और बी डी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? आपसे अगर कोई पूछे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो आप बताएंगे जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट में कुछ बॉन्ड टूटने लगते हैं और कुछ बॉन्ड बनने लगते हैं। इन पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन से एक स्टेट बनती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है इस रिएक्शन के लिए। ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है बच्चों, आप खुद देख के बताइए कि क्या होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो पीक है उस पर ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एनर्जी ये है। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ही जल्दी वो प्रोडक्ट में टूट जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आया कि क्या होता है। अब मैं इसे थोड़ा सा लैंग्वेज में पढ़ देती हूँ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होने के पश्चात पहले तो क्या होता है, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो ए बी और सी डी के बीच में बॉन्ड टूटने और बनने लग जाते हैं। तो इस अवस्था को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और सिस्टम को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में हो सकती है। पहले तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, फिर
जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल होता है, वो टूट के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये होते हैं कि कौन कौन से स्टेप रिएक्शन के दौरान होते हैं। अब हम कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के संबंध में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देख लेते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं तो कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ टूटते हैं, इनके द्वारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टेंट के टकराने से बनता है, जिनमें कम से कम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ऊर्जा होती है। अगर मैं टोटल हाइट की बात करूँ तो उनकी जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम ये मान सकते हैं कि इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो लूज होते हैं, टूटने वाले ही होते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 या 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता बनती है। तो इसके बनने की जो रिएक्शन होती है वो यूनिमॉलिकुलर, बायमॉलिकुलर या ट्राईमॉलिकुलर हो सकती है। मैंने जैसे कि बताया था, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल होता है वो काफ़ी कम होता है, ये तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, उनके टूटने के बराबर होती है। तो ये तो हो गए एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का महत्व और क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आज हमने एक्टिवेशन एनर्जी के निकालने के हमने 2 मेथड देखे, ग्राफिकल मेथड और एक फार्मूला बेस्ड मेथड। उसके बाद हमने बात की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।